देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहले थोड़ा सा हम बता दें या पता कर ले कि होता क्या है। तो सीधी सी बात है, किसी भी चीज़ को अगर मैं किसी को डायरेक्ट वे में बोलूँगा तो उसमें क्या कह सकता हूँ, डायरेक्ट। और उसी बात को थोड़ा सा घुमा फिरा के कहा जाए तो उसमें क्या बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट। जो ये शब्द जैसी मीनिंग देते हैं, भाई एक तो हो गया डायरेक्ट बोलना और एक हो गया इनडायरेक्ट बोलना। लेकिन यहाँ पे कुछ रूल्स आएंगे, रेगुलेशन आएंगे ग्रामर के पॉइंट से। और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश जो होती है, जो कॉम्पिटिशन में पढ़ाई जाती है, हालांकि ये तो 10th 11 में भी पढ़ाई जाती है, पहले मैं आपको रूल्स ही बताऊंगा, ठीक। लेकिन सारी बातें इंग्लिश में रूल से हो जाए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, वरना फिर फर्क क्या रह जाएगा कि 10th 11th की इंग्लिश में और एक कॉम्पिटिशन की इंग्लिश में। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रूल से चलती हैं इंग्लिश में, खासतौर में कॉम्पिटिशन इंग्लिश में, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपनी कॉमन सेंस से देखनी होती है कि रूल्स तो हमें याद हैं, रूल्स तो हमें समझ में आ गए, लेकिन अगर इसमें कुछ चेंज हो रहा है और ये रूल्स काम कर नहीं रहा तो फिर इसमें क्या बेस्ट हो सकता है। क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा, नीचे 4 ऑप्शन आएंगे, उन 4 में से तो आपको निशान लगाना है, आपको लिखना तो है नहीं कुछ, आपको तो सिर्फ पहचानने के नंबर है। मानते हो नहीं मानते हो? तो बस हमें अपनी इतनी समझ विकसित करनी है कि हम उन 4 ऑप्शन में ये पता कर सकें कि क्या सही है और क्या गलत है, विद द हेल्प ऑफ रूल्स एंड विदाउट द हेल्प ऑफ द रूल्स। कुछ चीजें रूल से होंगी, कुछ चीजें रूल्स के विदाउट होंगी, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जब हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं तो पढ़ाने वाले बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टेड वर्ब क्या है, लेकिन मैं भी आपको ये कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि इन चीजों से थोड़ा सा कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा और चीज़ें समझ में कम आएंगी। क्योंकि जो स्टूडेंट है वो शब्दों में लग के रह जाता है, हैवी हैवी नाम दे दिए, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड क्लाउज, ये क्या क्या, बस उन्हीं में लग जाता है। जबकि जो काम की बात है वो रह जाती है पीछे। तो हम सीधे काम की ही बात करते हैं, पहले बताई सब चीज़ें जाएंगी पर मेरे अपने तरीके से बताई जाएंगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस फॉर्म को कहते हैं। अगर इंग्लिश में कहीं लिखा हुआ आ गया तो मैं कैसे पहचान लूँ कि ये डायरेक्ट फॉर्म है और ये इनडायरेक्ट फॉर्म है, ठीक है। क्योंकि वहाँ लिखा नहीं आएगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाओ। लिखा आ भी सकता है लेकिन कुछ जरूरी नहीं कि लिखा आए। मतलब सीधी लाइन आएगी, नीचे 4 ऑप्शन आएंगे और आपसे कहा जाएगा कि भाई आप इसमें से चूज करो क्या सही है या क्या गलत है। तो देखिएगा स्टार्टिंग क्या है इसकी। स्टार्टिंग ये है बच्चों, शुरू में मिलेगा आपको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो हमें शुरू में मिलता है क्योंकि ये क्या करता है, काम करता है, एक्शन जो करेगा क्या करेगा, सब्जेक्ट करेगा। बहुत ही मोटी मोटी सी बात बता रहा हूँ मैं ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात, कुछ अलग से नहीं बताने का, और बताऊंगा भी तो बाद में बताऊंगा। यहाँ मिलेगा आपको सैड टू, या मिलेगा सैड, या कोई और वर्ड भी मिल सकता है। सैड टू या सैड या कोई और भी वर्ड मिल सकता है। जिसे कॉपी करना है साथ साथ कॉपी करते रहो, साथ साथ समझते रहो, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ आराम से, ठीक। लिखते रहो और देखते रहो। उसके बाद यहाँ मिलेगा आपको कहीं ना कहीं जाके ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अगर आप इसे कहना चाहते हो तो ये वर्ब भी है। से की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, सैड होती है। फिर यहाँ पे ऐसे कोमे लगे हुए मिलेंगे जिसे इन्वर्टेड कोमास कहते हैं, इन्वर्टेड कोमास कहते हैं। यहाँ पे भी एक प्रॉपर सेंटेंस होगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे कोई सेंटेंस होगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है, फुल स्टॉप भी हो सकता है, दोनों ही बातें हो सकती हैं। और इस तरह से फिर ये कोमे बन जाएंगे, ठीक। कोमे में अंदर लगा देता हूँ, ये कोमे बंद हो जाएंगे, ठीक। तो अगर कहीं ये लाइन लिखी हुई आ जाए इस तरह से कि पहले एक सब्जेक्ट है, फिर सैड लिख रहा है, सैड टू लिख रहा है, या कुछ और भी वर्ड हो सकता है, फिर एक ऑब्जेक्ट हो, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि ऑब्जेक्ट होता ही नहीं, और फिर एक फॉर्म के अंदर क्या है, लाइन है, तो समझ जाना कि इस फॉर्म को डायरेक्ट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्ट फॉर्म कहते हैं। और हमारे टॉपिक का नाम ही क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी कि हमें डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो कभी तो हमें डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बदलना होगा और कभी हमें इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलना होगा, जैसे कि हम करेंगे। ये तो मैंने आपको ये बताया। रिपोर्टेड स्पीच वगैरह क्या होती है उसे बाद में बताऊंगा। अब सीधे हम बात आते हैं कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, जो इंपॉर्टेंट बात है। तो
काइंड्स की बात करते हैं। काइंड्स माने प्रकार। हिंदी में अगर बोलना चाहो तो आप कह सकते हो कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब इसे समझते हैं। जो सबसे पहले होता है बच्चों, उसे कहते हैं असर्टिव। क्या कहते हैं? असर्टिव कहते हैं। ठीक, तो इसकी कुछ पहचान होती है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो पहले हम उन्हीं पे काम कर लेते हैं कि क्या पहचान है। पहचान ये है कि इसमें आपको से मिलेगा, से टू मिल सकता है, सैड मिलेगा और सैड टू मिलेगा। और मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये जो रूल्स हैं ये बिल्कुल बेसिक रूल्स हैं। कुछ जरूरी नहीं है कि सारे सेंटेंस इनसे हो जाएं। वो धीरे धीरे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे आगे बढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे। ठीक, अब ये बेसिक बातें चल रही हैं। अगर से है तो से ही रह जाएगा, लेकिन अगर से टू है तो ये बदल जाता है टैल में। सैड है तो सैड ही रह जाएगा, लेकिन अगर सैड टू है तो बदल जाएगा टोल्ड में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर कहीं भी से टू लिखा हुआ आ रहा है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है। ऑब्जेक्ट जरूर आएगा वहां। जैसे अगर आप सेड टू लिखोगे तो ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। ठीक, अगर सैड लिखोगे तो ऑब्जेक्ट नहीं आना। मतलब ये हुआ, इसलिए मैं भी कह रहा था कि ऑब्जेक्ट तो आ भी जाता है और नहीं भी आता, लेकिन सब्जेक्ट तो आगे ही रहेगा। तो अगर टू वाले वर्ड हैं तो ये चेंज हो जाएंगे। अब से क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ये फर्स्ट फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में चेंज होगी। और सैड क्या होती है? सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म से सेकंड फॉर्म में चेंज होगी। ठीक है, उसके बाद बच्चों एक वर्ड आता है कनेक्टिव। इसे कनेक्टिव कहते हैं। कनेक्टिव का मतलब क्या है? जो कनेक्ट कर दे, दो सेंटेंसों को जोड़ दे, उसे तो बोलेंगे कनेक्टिव। तो ये जो कोमे लगे हुए थे, इससे पहले एक सेंटेंस था, इसके बाद भी एक सेंटेंस था। जब हम इसे इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये कोमे हटेंगे, और जब ये कोमे हटेंगे तो वहां कोई एक शब्द आएगा, उस शब्द को हम बोलते हैं कनेक्टिव, जो दोनों सेंटेंसों को जोड़ देगा, कनेक्ट कर देगा। तो इसमें आता है डेट। ये थोड़ी सी याद बात रखेंगे कि जो असर्टिव है उसमें कनेक्टिव क्या आएगा? डेट। उसके बाद अब इसकी पहचान क्या है? हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस असर्टिव है? ठीक, तो मैं लिख रहा हूं मैं रिकॉग्नाइजेशन। पहचान क्या है इसकी? रिकॉग्नाइजेशन क्या है असर्टिव की? तो पहचान जो होती है बच्चों वो यहां से होती है। कोमों के अंदर जो सेंटेंस होगा उसके में जो पहला वर्ड होगा उससे हम पहचान करेंगे इसकी। ठीक, ये जो पहला वर्ड मिलेगा यहाँ फिर मैं कोमे लगा रहा हूँ ऐसे आपको समझाने के लिए। ये जो पहला वर्ड मिलेगा यहाँ या तो नाउन मिलेगा या प्रोनाउन मिलेगा, ये इसकी पहचान है। नाउन प्रोनाउन आप अच्छी तरह से समझते हैं, बाकी फिर भी एक बार समझा दो। आप सभी जानते हैं द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग इज सेड टू बी द नाउन, यानी कि किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो नाउन तो आप समझते हो। ठीक, और प्रोनाउन जो शब्द नाउन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा रवि इज ए गुड बॉय, रवि इज ए गुड बॉय, तो इसमें नाउन क्या हुआ? रवि भी नाउन है, बॉय भी नाउन है ना। और मैं इसे फिर आगे बोलना चाहता हूँ, ही इज ए गुड स्टूडेंट ऑल्सो, ही इज ए गुड स्टूडेंट ऑल्सो। तो मैंने ही किसके लिए इस्तेमाल किया? रवि के लिए इस्तेमाल किया। तो जो शब्द नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा वही तो प्रोनाउन होगा, यानी कि ही क्या हुआ? प्रोनाउन, और रवि क्या था? नाउन। बाय द वे नाउन और प्रोनाउन की बात है वो तो पढ़ाई जाएंगे आपको, लेकिन अगर मैं नाउन की बात करूं तो नाउन कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं। नंबर 1 होता है प्रॉपर नाउन, नंबर 2 होता है कॉमन नाउन, नंबर 3 होता है मटेरियल नाउन, नंबर 4 होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और नंबर 5 होता है कलेक्टिव नाउन। ठीक, नंबर 1 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आगे पीछे कोई भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन नाउन से करना है तो कॉमन नाउन से कर लो। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 मटेरियल नाउन, नंबर 4 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नंबर 5 कलेक्टिव नाउन। ये 5 तरह के नाउन। ठीक,
बाकी इसे तो मैं नाउन वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा, या नाउन वाला टॉपिक आप देख लीजिएगा, पढ़ाया हुआ है पहले भी जो आपकी ऐप में मौजूद है। तो अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, असर्टिव पढ़ रहे हैं। तो पहचान तो हो गई कि यहाँ पे तो नाउन मिलेगा बच्चों, या क्या मिलेगा, प्रोनाउन। ये सब शब्द इनमें बदल जाएंगे, से है तो से ही रह जाएगा, या सैड है तो सैड ही रह जाएगा, और कनेक्टिव क्या आएगा, डेड। ये थोड़ा सा हमने भी देख लिया। ठीक, अब यहाँ पे कुछ और बात लिखते हैं। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कुछ टेंस में चेंज आता है, कुछ टेंस बदल जाते हैं। जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ चेंजेस। चेंजेस बहुत सारे होते हैं, बाकी अभी कुछ जरूरत पड़ने वाली है असर्टिव में, तो अभी मैं वही लिख रहा हूँ। पहला जो चेंजेस होता है बच्चों, वो होता है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो बदल जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो बदल जाता है पास्ट इंडेफिनिट। अब हमें यहाँ ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। ये हम टेंस में पढ़ भी चुके हैं कि या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आता है। इसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर सिंगुलर है यानी कि एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा, और प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक, जब हम इसे पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो ये आ जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। मतलब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये चीजें इसमें बदल जाएंगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, यानी कि फर्स्ट फॉर्म बदल जाएगी सेकंड फॉर्म। ये हमारा पहला चेंज हो गया। उसके बाद दूसरा चेंज है बच्चों कि अगर हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट ही आ जाए, यानी कि ये वाला टेंस ही आ जाए पास्ट इंडेफिनिट, तो ये बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में ये बदल जाएगा। ये जो पास्ट इंडेफिनिट होता है ये होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसा हम अभी पढ़ के आए हैं। और ये जो पास्ट परफेक्ट होता है ये होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दैट मींस डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। ये दूसरा चेंज है। तीसरा चेंज है अगर आ गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। ये जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है इसका जो फंक्शन होता है वो है वाज या वर्ब में से कोई एक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और बदलना किसमें है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। वो होता है हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ये वाला चेंज हो जाएगा इसमें। ठीक, कई एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा जब इससे रूल वगैरह खत्म हो जाएंगे। तो हाँ मैं ये भी कहूंगा बार बार कि वाज या वर्ब बदल जाएंगे हैड बीन में। वाज या वर्ब बदल जाएंगे हैड बीन में। तो आप देख भी रहे हो कि वाज और वर्ब किसमें बदल रहे हैं, हैड बीन में बदल रहे हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे तो यहाँ भी है और यहाँ भी है। उसकी वजह भी कोई अलग नहीं होती, यही वजह होती है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म मानी जाती है वाज या वर्ब, और ये बदल जाती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो हैड तो आनी है, और वाज और वर्ब की जो कलेक्टिव फॉर्म होती है वो क्या होती है, बी। बी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब, इज, आर, एम, वाज, वर, बीइंग, बीन। कई बार बता चुका हूं आपको। तो जो बी की थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, बीन। इसलिए हमेशा वाज या वर्ब कोई भी आएगा वो किसमें बदलेगा, हेड बीन में ही बदलेगा। ठीक, चेंजेस अभी और भी हैं पर अभी मैं सारे नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी मुझे कुछ जरूरत इसकी थी तो मैंने बताया। तो मैंने अभी आपको 3 चेंज बताए। ठीक, इन 3 चेंज का मतलब असर्टिव से नहीं है, पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। ये कहीं भी आ जाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, इनका चेंज इसमें होना ही होना। ठीक, अब वापस यहाँ आ जाओ असर्टिव। अब इसका एक पॉइंट है कि यहां जो मैंने सेट टू लिख रखा था यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में,
यहां अगर सेट या सेट टू ना मिले, कुछ मिल जाए, कुछ क्या मिल जाए, जैसे से मिल जाए, से टू मिल जाए, सेज मिल जाए, विल से मिल जाए, या हैज सैड मिल जाए। किसकी जगह? सैड या सैड टू की जगह, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में इनमें से कोई भी एक शब्द मिल जाए, तब उस कंडीशन में नो चेंज इन टेंस, टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि अगर इनमें से कोई नहीं है, कुछ और है, जैसे सैड है या सैड टू है, यहाँ कहीं सैड या सैड टू तो नहीं है, यहाँ है, लेकिन इससे पहले क्या लिखा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ केवल सैड हो या केवल सैड टू, ये सारे चेंजेस होंगे। अगर इनमें से कोई एक शब्द मिल जाता है तो ये चेंज नहीं होने के। अब यहाँ बात ये आती है कि क्यों नहीं होने के, क्या बात है, क्या वजह है? तो वजह यह है बच्चों, इन सभी शब्दों में कहीं ना कहीं या तो प्रेजेंट का टच है या फ्यूचर का टच है। देखिए ये फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट को शो कर रहा है, ये फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट को शो कर रहा है, ये फर्स्ट फॉर्म में एस लग रहा है, प्रेजेंट को शो कर रहा है, यहाँ विल लिखा हुआ है, फ्यूचर को शो कर रहा है, और ये हैज भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ये भी प्रेजेंट को शो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये शब्द या तो प्रेजेंट है या फ्यूचर है। तो जब प्रेजेंट और फ्यूचर होंगे तो हम टेंस में चेंज नहीं करते, और ये क्या है? पास्ट, इसलिए हम टेंस में चेंज करते हैं। तो जब मुझे लाइन लिखनी थी, क्योंकि ये सारे शब्द मोस्टली कहाँ थे? से और से टू, असर्टिव में जैसे लिख रखे हैं मैंने, तो मुझे लाइन समझानी थी, तो कौन से चेंज है तो वो मैंने पहले लिख दिए कि इन चेंज की यहाँ पे बात होगी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। असली भाई? यस सर। कॉपी तो साथ साथ कर रहे हैं? यस सर। तो ये हमारा क्या हुआ? असर्टिव हुआ। इससे अब आगे चलेंगे, जो ये नंबर 1 हुआ आपका असर्टिव। अब नंबर 2 देखते हैं। आज जो है इस पीरियड में रूल ही बताऊंगा, शायद रूल हो भी जाए या रह भी जाए, क्योंकि काफी लंबा टॉपिक है, बाकी कोशिश करूंगा पूरी। आगे देखिए, अभी जो हमने काइंड्स लिखे थे वो कितने लिखे थे? 5 लिखे थे। अभी एक ही हुआ है, क्या? असर्टिव। ठीक, क्या कहा गया, कैसे पहचान करेंगे मैंने आपको बताया, और मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि अभी मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूँ आपको। बाकी बताइए सब चीज़ जाएंगी, क्योंकि बहुत से जो टीचर हैं वो स्टार्ट ही करेंगे आपकी रिपोर्टेड स्पीच से, रिपोर्टेड वर्ब से, हालांकि उनकी ऐसी कोई खास आवश्यकता होती नहीं। चलिए उसके बाद अब देखते हैं नंबर 2। तो नंबर 2 होता है बच्चों इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव आप सभी भली भांति जानते हैं, जिसे आप कहते हैं प्रश्नवाचक, जिसमें कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन आस्क किया जाए, है ना? व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर नेम, व्हेन विल यू गो देयर, ये सब क्या है? इंटेरोगेटिव, जिसमें इंटेरोगेट किया जाए। इंटेरोगेटिव मतलब क्या है? छानबीन, कोई क्वेरी पूछी जाए, तो वही तो है इंटेरोगेटिव। तो इसकी जो पहचान होती है वो तो भाई इसी से हो जाएगी, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि कुछ मिले या ना मिले क्वेश्चन मार्क तो जरूर मिलेगा। बिना क्वेश्चन मार्क के तो कोई भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो ही नहीं सकता। तो जैसे मैंने उसकी पहचान बताई थी कि यहाँ क्या मिलेगा? नाउन या प्रोनाउन, इसे तो बस ये देख लेना है, ये इसकी पहचान। ओके, अब इसमें अगर लिखा हुआ आया से टू, तो आपको बदल देना है आस्क में, और अगर लिखा हुआ आया सेड टू, तो बदल देना है आस्क में। फिर वही बात, फर्स्ट फॉर्म बदल जाएगी फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म बदल जाएगी सेकंड फॉर्म में। तो फर्क इतना था, वहां पे टेल आया था,
और यहाँ पे क्या है, आस्क। ठीक, अभी मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा, अभी मैं आपको रूल्स पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल आप ऐसे भी देखोगे जिसमें सैड को सैड ही रहने दिया, सैड को आस्क में बदला ही नहीं। वो हम जब एग्जाम्पल करेंगे तब लॉजिकली उन चीजों को समझेंगे। अभी तो मैं बस बिल्कुल बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो बताने के समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जो इंटररोगेटिव होता है बच्चों, वो दो तरह का हो सकता है। जो इंटररोगेटिव सेंटेंस होता है, एक तो सेंटेंस वो होता है जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, और एक हो सकता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, है ना। इंटररोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। कैसे होते हैं देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा। तो एक तो वो मैंने बताया कि जो किससे स्टार्ट हो, क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड क्या है आप भली बात ही जानते हैं, वाई है, व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, और भी आगे, ये सब क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड। ठीक, अब पहले मैं समझा दूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मान लीजिए मैंने कहा कि भाई एक इंटररोगेटिव सेंटेंस होता है क्वेश्चन वर्ड वाला, तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। What do you want? What do you want? ठीक, अगर मैं ये पूछूंगा आपसे कि बच्चों ये कौन सा टेंस है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि जो डू और डज हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। एक बेसिक से मैंने पहचान बता रखी है आपको, ठीक है। अगर मैं इसे क्लासीफाई करना चाहूं, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग करना चाहूं, कौन सा शब्द क्या है, तो आप कहोगे कि जो वाट है ये तो है क्वेश्चन वर्ड, ये जो डू है ये है हेल्पिंग वर्ब, ये जो यू है ये है सब्जेक्ट, और जो वांट है ये है मेन वर्ब। ठीक, इसे बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब क्या एडजेक्टिव है, क्या एडवर्ब है, कौन सा शब्द सेंटेंस में क्या है, उसे अलग कर दिया जाए तो पार्ट ऑफ स्पीच कह दीजिए। तो अब आप देखिए, आप ये भी कह सकते हो कि जी हमने जब वर्ब पढ़ी थी तो डू तो फर्स्ट फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म थी डिड, और थर्ड फॉर्म थी डन। तो ये तो मेन वर्ब भी हो सकती है, क्योंकि जिसकी तीनों फॉर्म होती हैं वो मेन वर्ब भी होती है। जैसे वांट है, वांट फर्स्ट फॉर्म, वांटेड ही सेकंड होती है, वांटेड ही थर्ड होती है। तो ऐसे तो डू भी होता है, लेकिन फर्क ये है इस सेंटेंस में ये क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जो बाद आएगी वो मेन वर्ब का काम करेगी, और जो सब्जेक्ट से पहले होगी वो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि डू हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस सेंटेंस में अगर ये मेन वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। ठीक, अगर मैं आपको समझाने के लिए कोई और एग्जांपल लूं तो मैंने कहा I do my work, I do my work। तो आप देखिए ये सब्जेक्ट हुआ, अब ये है मेन वर्ब, और ये जो my work है ये क्या है, ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में जो डू है वो मेन वर्ब है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बाद आई है। ठीक है, एक ही शब्द हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब, सारे तो नहीं, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है ना। अब जैसे वांट है, ये तो हेल्पिंग वर्ब नहीं बन सकती, ये तो मेन वर्ब भी काम करेगी। तो ये थोड़ा सा मैंने डाउट क्लियर कर दिया। अभी मैं आपको ये समझा रहा था कि इंटररोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक तो क्वेश्चन वर्ड वाले, तो इसे देखें आप, इसे ना देखें, ये तो मैंने अलग से आपको एग्जाम्पल दिया डू को समझाने के लिए, इसे देखें आप। ये क्वेश्चन वर्ड है और इंटररोगेटिव भी है, तो मैं कह सकता हूं कि ये ऐसा सेंटेंस है जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अगर मैं इस सेंटेंस का पैटर्न देखूं तो पैटर्न मुझे क्या मिला, पैटर्न मिलेगा कि पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर अगर नोट आता होगा तो नोट आएगा, फिर आएगा मेन वर्ब, फिर आएगी ऑब्जेक्ट, फिर आएगा रिमेनिंग पार्ट, और बाद में आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड। ये एक स्ट्रक्चर है, किसी भी टेंस के इंटररोगेटिव सेंटेंस को जैसे लिखा जाता है उसका ये स्ट्रक्चर बना दिया है कि इसे आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक, मैं थोड़ा सा मुश्किल सेंटेंस लिख के दिखा रहा हूँ आपको। ये जैसे मैंने किसी स्टूडेंट से कहा
तुम समय पर क्लास में क्यों नहीं आते हो, मैंने ऐसे बोल दिया। और अब मैं ऐसे इंग्लिश में आ रहा हूँ, तो मैंने कहा वाई डू यू नॉट कम इन क्लास, ऐसे मैंने ऐसे बोल दिया। अगर मैं ऐसा कंपेरिजन करता हूँ तो आप देखिए, वाई क्या है क्वेश्चन वर्ड, डू क्या है हेल्पिंग वर्ड, यू क्या है सब्जेक्ट, नोट ऐसे ही आ गई, कम क्या है मेन वर्ड। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इन क्लास क्या हो जाएगा रिमेनिंग पार्ट, और बाद में क्या हो जाएगा क्वेश्चन। तो जरूरी नहीं कि सेंटेंस में सब चीजें हों, लेकिन अगर कोई चीज आएगी तो इसी पैटर्न के हिसाब से आएगी। समझ आई बात आपको? तो ये तो हो गया एक तरीका क्या लिखने का, इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखने का विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन वर्ड। अब जो दूसरा तरीका होता है इसके बाद, वो होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, ठीक। जैसे मैंने किसी से कहा आर यू आ स्टूडेंट, तो मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, क्या तुम एक स्टूडेंट हो, मैं पूछना चाह रहा हूं। तो अभी तो मैंने क्वेश्चन ही तो किया है, और बाद में क्या है क्वेश्चन मार्क, तो बता रहा है कि इंटरोगेटिव है, लेकिन इस बार शुरू में क्वेश्चन वर्ड नहीं है। क्या है हेल्पिंग वर्ब। इजारे माजवर क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक, या स्टैटिक वर्ब होती है। स्टैटिक वर्ब के बारे में पता है, बाकी जिसे नहीं पता थोड़ा सा अभी रिकॉल कर देता हूँ, क्योंकि टर्म से टर्म निकलती चली जाती हैं। तो मैं इतना बड़ा नहीं कर सकता कि मेरे जो मेन टॉपिक है वही कहीं अलग रह जाए और मैं मेरे के रह जाऊँ और आपको भी मिल जा दूँ। चीज़ें सभी होंगी, बाकी धीरे धीरे होंगी। बाकी ये फिर टॉपिक आ गया तो मैं एक मिनट समझा देता हूँ। इज या आर या एम स्टैटिक वर्ब भी हो सकती हैं और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती हैं। अगर ये मेन वर्ब से पहले आएगी तो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी, और अगर मेन वर्ब नहीं होगी तो स्टैटिक वर्ब कहलाएगी। जैसे इस सेंटेंस में कोई भी मेन वर्ब नहीं है, ये क्या है सब्जेक्ट और ये क्या है ऑब्जेक्ट। तो ये जो आर है इसे मैं स्टैटिक वर्ब कह सकता हूं क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं है। अगर आप इसे हेल्पिंग वर्ब भी बोल लोगे दिक्कत कुछ नहीं है। लेकिन अगर मान लिया आप डिफरेंस करना चाहते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड स्टैटिक वर्ब, तो क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं है तो इसलिए आप इसे क्या बोलोगे स्टैटिक वर्ब बोलोगे, और क्योंकि यहाँ मेन वर्ब है तो इसे क्या बोलोगे हेल्पिंग वर्ब बोलोगे। ठीक है। तो बच्चों मैंने यहाँ बताया कि जो इंटरोगेटिव होते हैं वो दो तरह के होते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड वाले और एक हेल्पिंग वर्ब वाले या स्टैटिक वर्ब वाले। ठीक। जब दो तरह के इंटरोगेटिव होंगे तो जो कनेक्टिव होंगे, जैसे अभी असर्टिव में क्या आया था डेट, वे कनेक्टिव भी दो आने चाहिए, आने चाहिए आने चाहिए। वे क्वेश्चन वर्ड वाले के लिए अलग और हेल्पिंग वर्ब वाले के लिए अलग। तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वाला होगा उसमें तो जो कनेक्टिव है वो क्वेश्चन वर्ड ही बन जाएगा। मतलब अगर सेंटेंस में भाई लिख रहा है तो भाई बन जाएगा, वैन लिख रहा है तो वैन बन जाएगा, वेयर लिख रहा है तो वेयर बन जाएगा। लेकिन अगर ये मैंने ऐसे लिख दिया कि अगर क्वेश्चन वर्ड वाला है तो क्वेश्चन वर्ड ही बन जाएगा, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब वाला है या स्टैटिक वर्ब वाला है तो वहां पे आएगा इफ या वेदर। आपकी इच्छा है या तो आप इफ लगा लें या वेदर लगा लें, क्योंकि इफ थोड़ा सा छोटा सा है तो मोस्टली स्टूडेंट इसे लिखता है, लेकिन अगर किसी बुक में आप वेदर पढ़ लो तो भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्लियर बात। तो ये हो गया कनेक्टिव 1 2 और 3 जो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आएंगे, और मैंने आपको भली बात ही समझा दिया क्यों आएंगे और कैसे आएंगे। बात क्लियर हुई। उतारते रहना साथ साथ। इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। इस वाले एग्जाम्पल में क्वेश्चन वर्ड नहीं था, तो जो इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं था तो आप देखो स्टार्ट कहां से हुआ, हेल्पिंग वर्ब थी। तो मैं इसे स्टैटिक वर्ब लिख रखा है, बाकी है भी हेल्पिंग वर्ब भी, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गई। फिर क्या आ गया सब्जेक्ट। मेन वर्ब इसमें है नहीं, नोट नहीं है ना ही मेन वर्ब है, तो सीधा क्या आ गया। मतलब क्या है, मतलब ये है ये सीक्वेंस चेंज नहीं हो सकते।
अगर क्वेश्चन वर्ड है तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, अगर नहीं है तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सीक्वेंस चेंज नहीं हो सकती। आप कोई भी किसी भी टेंस का किसी भी प्रकार का इंटीग्रेटिव सेंटेंस लिख लो, वो लिख के दिखाता हूँ आपको मैं। जैसे why have you not taken your lunch so far? ये मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, why have you not taken your lunch so far, कि तुमने अभी तक अपना लंच क्यों नहीं किया, ऐसे बोल दिया मैंने। तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि है जो है में से कोई एक, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। आप इसका भी कंपैरिजन करके देखो, देखिए ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि इसका आगे क्या है? मेन वर्ब है, इसलिए बोल रहा हूँ। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट याद, फिर क्या आएगा? नोट, फिर क्या आएगी? मेन वर्ब, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। और ये जो सो फार, ये क्या है? रिमेनिंग पार्ट, यानी कि शेष वाक्य, और बाद में क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो आप देख रहे हैं फंक्शन चेंज नहीं होगा, चाहे कोई भी टेंस हो, कैसा भी टेंस हो, अगर वो इंटीग्रेटिव है तो इस फॉर्मेट को फॉलो करेगा ही करेगा, हर सूरत में करेगा। कोई शब्द नहीं है तो मिस हो जाएगा, बाकी जो सीक्वेंस है वो नहीं करने वाली, वो ऐसे के ऐसे ही रहेगी। तो अभी मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेटिव क्या है, इसे मैं ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ। और आपको मैं बताता हूं कि जब जब मैं सब्जेक्ट बोलता रहूंगा और जब जब मैं आपको ऑब्जेक्ट बोलता रहूंगा, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, या भली बात भी जानते हैं बात, ठीक। तो अब मैंने जब सब्जेक्ट बोला तो या तो ये नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो यू क्या है? प्रोनाउन है, ठीक। मैं ऐसे ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ योर लंच को, तो या तो ये नाउन होगा या प्रोनाउन। तो लंच क्या है? नाउन, और योर क्या है? ऑब्जेक्ट, सॉरी प्रोनाउन बोल सकते हैं, ठीक है। बोला तो मैं क्या कर रहा हूँ? ऑब्जेक्ट, क्योंकि मुझे यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत है। लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे भाई ये भी तो दो शब्द हैं, ये क्या है, तो इसे तो आप नाउन कहोगे। अब ये जो योर है इसे आप प्रोनाउन कर सकते हो। तो थोड़ा सा मैं अभी से भी समझा दूं, समझ में तो आ रहा होगा आपको? क्या मेहनत बेकार जा रही है? अब मैं दो शब्द लिख रहा हूँ दोबारा से, योर लंच, और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, आप कुछ समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ तो मैंने बात करके खत्म कर दी कि क्या है? ऑब्जेक्ट। अब लंच जो है बच्चों ये नाउन है, ठीक। नाउन वही 5 होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन वगैरह, तो उनमें से जो ये होगा कॉमन नाउन होगा, ठीक। या आप इसे प्रॉपर नाउन भी कह सकते हैं। प्रॉपर नाउन कैसे कह सकते हैं? कि लंच एक प्रकार का खाना है, जो दिन के समय हो वो क्या होता है? लंच, जो रात के समय हो क्या है? डिनर। तो इसे आप प्रॉपर नाउन भी बोल सकते हैं, ठीक। कहीं कहीं ये कॉमन नाउन भी हो सकता है। वो कैसे? कि जी लंच का नाम तो ले दिया आपने, मैं उसके भी डिवीजन कर दूंगा आगे। कैसे? ऑफिस का लंच, हाउस का लंच, वर्कर्स का लंच, ऑफिसर्स का लंच, आप समझ रहे हैं? तो उसकी भी मैंने कैटेगरी बना दी। तो डिपेंड ये करता है कि आप चीजों को कहां तक सोच सकते हो, है ना। कहीं ये कॉमन भी हो सकता है, कहीं ये प्रॉपर भी हो सकता है। खैर है तो नाउन ही। अब आप ये देखिए, मैंने अभी से आपको क्या कहा? मैंने अभी आपको कहा कि प्रोनाउन है, कहा। अब थोड़ा सा कर लेते हैं कि प्रोनाउन कौन सा। तो इसे हम बोल सकते हैं बच्चों पर्सनल प्रोनाउन। क्या बोल सकते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया होगा कि पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं। आई, मी, माई, माइन, यू, ही, शी, इट, दे, देम, देयर, ये सारे शब्द जो होते हैं क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। बताया था मैंने? नहीं बताया था? तो ये जो पर्सनल प्रोनाउन है योर, कौन सी कैटेगरी में आता है? यू की कैटेगरी में। जो सेकंड पर्सन होता है, अभी मैं सारा तो हाईलाइट नहीं कर रहा, वो लिख के दिखा रहा हूं आपको। जो सेकंड पर्सन होता है वो क्या होता है? यू, फिर यू आता है, फिर आता है योर, और फिर आता है योर्स। ऐसे 4 वर्ड होते हैं जो सेकंड पर्सन होता है।
उसकी लाइन में। तो ये जो पहला है ये क्या होता है? सब्जेक्टिव। ये क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। और ये दोनों क्या कहलाते हैं? पजेसिव। अगर आपको मेरी बात याद आई हो तो ठीक। तो मैं इसे क्या कहूं? मैं ऐसे पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकता हूं, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि पर्सनल प्रोनाउन के भी अंदर क्या? पजेसिव प्रोनाउन। बात तो एक ही हुई। पजेसिव प्रोनाउन किसके अंदर है? पर्सनल प्रोनाउन के अंदर। तो मैं ऐसे पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकता हूं, मैं ऐसे पजेसिव प्रोनाउन भी कह सकता हूं, और कुछ अलग भी कह सकता हूं। मैंने अभी आपको बताया ना, ये सब किसी किताब के ऊपर या किसी टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कहां तक एक्सप्लेन करना चाहता है। ठीक। एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है? एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर दे, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता दे। एक छोटी सी एक डेफिनेशन होती है कि जो संज्ञा और सर्वनाम को परिभाषित कर दे या उसकी विशेषता बता दे, उसे विशेषण कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण। इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। एक एग्जांपल बोल लो। मैंने कहा ही इज ए गुड बॉय। तो अभी तो बेटा चल रहा है क्या? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेकिन जो भी टर्म बीच में आ जाएगी मैं उसे एक्सप्लेन जरूर करूंगा। और उसे कहते हैं ग्रामर। धीरे धीरे बार बार रिवाइज होती रहती है, बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक। ही इज ए गुड बॉय। इसमें जो बॉय है बच्चों, ये क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। ये जो गुड है ये क्या है? एडजेक्टिव। क्योंकि ये इस नाउन की विशेषता बता रहा है कि बॉय अच्छा है या बुरा है, गुड है या बैड है। तो बात सही हुई कि ऐसा शब्द जो नाउन को क्वालिफाई कर दे वही एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव मोस्टली नाउन से पहले आता है। अब आप देखो ये नाउन है, ये नाउन से पहले आया है, जिसे मैंने भी क्या कहा था? पर्सनल प्रोनाउन या पजेसिव प्रोनाउन। मैं इसे एडजेक्टिव भी कह सकता हूं, मैं इसे एडजेक्टिव भी कह सकता हूं। कौन सा एडजेक्टिव? पजेसिव एडजेक्टिव। तो आप देख पा रहे हो एक ही शब्द कितने नाम ले लेता है। किसी और को हम पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हैं, किसी और को हम पजेसिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं, किसी और को हम पजेसिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है जो नाउन को क्वालिफाई करता है। अब वो पूछने वाला है, जैसे कि आपके ऑप्शन सेट हैं क्वेश्चन के आगे, वो डिपेंड करेंगे कि उसमें क्या ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन कुछ जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन का आंसर एक ही हो। मैथमेटिक्स तो ये है नहीं, ये तो एक लैंग्वेज है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन तो आंसर नहीं हो सकते, है ना? ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज का मतलब है जैसे आप यूज करना चाहते हो, जिस तरह से सेंटेंस लिखा हुआ आएगा वो उस पर डिपेंड करेगा कि उसका आंसर क्या है और कैसे। ठीक, ये बात समझ आई होगी। तो अभी हमने क्या शुरू करा? हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू करे। आपको बताया गया कि डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। डायरेक्ट की पहचान कैसे करोगे कि भाई ये वाली फॉर्म लिखी हुई आ जाएगी तो डायरेक्ट है। उसके बाद ये डायरेक्ट कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के। पहले मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि असर्टिव होता है नंबर 1 तो, और नंबर 2 क्या होता है? इंटेरोगेटिव होता है। आज 2 ही हो पाएंगे क्योंकि पीरियड काफी बड़ा हो गया है। और पहचान में बताया इंटेरोगेटिव की क्या पहचान है? से टू बदल जाएगा आस में, से टू बदल जाएगा आस में। कहीं कहीं मैंने ये भी बताया कि कहीं कहीं ऐसे भी एग्जाम्पल आएंगे जहाँ ये चेंज नहीं होने के, नहीं होंगे तो मैं वो बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा आपको। कनेक्टिव 2 आएंगे क्योंकि इंटेरोगेटिव 2 तरह के होते हैं, एक तो क्वेश्चन वर्ड वाले, एक हेल्पिंग वर्ड वाले। तो जो क्वेश्चन वर्ड वाले हैं उनमें तो कनेक्टिव क्या आ जाएगा? क्वेश्चन वर्ड ही बन जाएगा। जो हेल्पिंग वर्ड वाले होंगे उनमें या तो इफ आएगा या वेदर आएगा। उसके बाद ये सब चीज होने के बाद जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ लिखे थे चेंजेस, वो तो मैंने कही दिया कि पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आने हैं। तो प्रेजेंट डेफिनेट किसे बदलेगा? पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदलेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो हमें इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आई बात? कोई डाउट है? क्लियर? चलिए इसे कॉपी कर लीजिए, ना हुआ किसी का तो बाकी नेक्स्ट पीरियड करेंगे आगे।